हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग 21 जनवरी 2024 वाले पेपर 2 मतलब जूनियर के पेपर को देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं कि कैसे पेपर अब आने लगा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमको इनको करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आराम से देखते हैं ये जो पेपर है, इसके जो मेन बुकलेट कोड नंबर है, ठीक है, कोड है वो कौन सा है, यम है। पेपर 2 है, जूनियर के लिए है। यहाँ पर अपने पर्टिकुलर्स वगैरह भरते हैं हम, नाम, रोल नंबर वगैरह। ठीक है, ये हमारा पहला पोर्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। आराम से एक एक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बने रहिए क्लास में लास्ट तक, देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। मतलब लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अगर आप एक टीचर हैं तो आप बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उसको किस प्रकार से सुविधा प्रदान कर सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। कैसे छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो क्या करना चाहिए, किसके अनुसार, वाइगोट्स्की के अनुसार। तो वाइगोट्स्की जी ने स्कैफोल्डिंग और एमकेओ की बात कही है। किसकी बात की गई है, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग की बात की है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी बच्चों को सीखने में दी गई मदद। तब इसके लिए कौन सा हो जाएगा, दूसरा। स्कैफोल्डिंग को आप स्कैफोल्डिंग ही याद रखिए। ठीक है, वैसे इसको आलम्बन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 3 सही होंगे, 1 सही नहीं होगा। कौन सा सही नहीं है, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो किशोरावस्था के बारे में 3 तो इसमें स्टेटमेंट, कथन सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है, वो ही हमको पता करना है, वो ही हमारा सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन है नकारात्मक। ठीक है, तो देखिए जो हमारा विकास है, तो विकास पर कल्चर मतलब संस्कृति और आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। और ये कहते हैं चौथे वाले में, विभिन्न संस्कृतियों में, ठीक है, बच्चे एक समान तरीके से, जब अलग अलग संस्कृतियां हैं तो बच्चों का विकास भी अलग अलग तरह से प्रभावित होगा। ठीक है, उसी प्रकार से वो किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज वगैरह होगी। ठीक है, विकास के चरण अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। कुल मिला के संस्कृति विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, इसलिए ये अलग होगा, इसलिए ये गलत है ऑप्शन चौथा। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमको नहीं वाला बताना है, तो इसमें चौथा हो जाएगा। देखिए सुजाता वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में मतलब डांस कंपटीशन में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार, ठीक है, कैश का फर्स्ट प्राइज पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता किस प्रकार से मोटिवेटेड है। देखिए मैंने आपको 2 प्रकार का मोटिवेशन बताया था, इंट्रांजिक और एक्सट्रांजिक। इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। जब हम बाहर की वस्तुओं को देखकर मोटिवेट होते हैं तो उसको बाहरी मोटिवेशन कहते हैं।
अब देखिए वो किस चीज़ को देखकर मोटिवेट है, वो नगद का प्रथम पुरस्कार को देखकर है, ठीक है, रुपए पैसे को देखकर मोटिवेट है। तब ये कौन सा हो जाएगा हमारा, आंतरिक रूप से प्रेरित, बाहरी रूप से प्रेरित, ठीक है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी, असफलता परिहार शिक्षार्थी, बाहरी रूप से प्रेरित। तो किस प्रकार से अभिप्रेरित है सुजाता, सुजाता है बाहरी रूप से प्रेरित। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप एक टीचर है, आपको जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत विभिन्नता, उनको किस प्रकार से लेना है बताइए। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को नज़रअंदाज मतलब इग्नोर कर देना चाहिए। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो आप किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हैं। देखिए जो हमने कीवर्ड्स वाली क्लास करवाई है, उसमें जो कीवर्ड्स कराए हैं, जिसने भी वो क्लास ना की है उस वाली क्लास को ज़रूर कर लें, ठीक है। उसमें मैंने आपको व्यक्तिगत भिन्नता को बहुत एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमेशा सम्मान करना है और उनको एक डाइवर्सिटी के रूप में लेना है, ठीक है। इट इज़ ए नेचुरल डाइवर्सिटी, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होते हैं। तो इसलिए चौथे का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या कहा गया है। देखिए 5वें में देखिए, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान क्या है, कैसे आता है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य मतलब यम के ओम लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। यह एक दृश्य परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो जीन पियाजे के क्या मानना था, उनके अनुसार ज्ञान कैसा है। देखिए तीसरा वाला सही हो सकता है अगर लेव वाइगोट्स्की यहाँ पर लिखा हुआ होता है। लेव वाइगोट्स्की लिखा नहीं है, तब इसमें वाला जो है पहला वाला सही हो जाएगा। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा जो है ज्ञान है वो कैसा किया जाता है, वो निर्मित किया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, जो हमारी प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसमें आकलन कैसा होता है, असेसमेंट किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। गतिशील, वस्तुनिष्ठ, योगात्मक, ठीक है, मानक संदर्भित। देखिए मानक संदर्भित हमने हमेशा बता दिया गलत होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब 3 में से देख लो। देखिए प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगति करते रहना है, ठीक है। अगर आप स्थिर हो जाएंगे एक ही जगह पर तब आप प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे। तो प्रगति तो आप जब ही कर पाएंगे जब आप गति करते रहेंगे, ठीक है। तो जो आकलन होना चाहिए बच्चों का वो गतिशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो गतिशील होना चाहिए। तो 6 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। मतलब आपने कोई चीज़ देखी पर्यावरण में, वातावरण में, अपने आसपास, और आप उसका मीन मेकिंग मतलब इसका अर्थ क्या है और उसको आप अपने माइंड में किस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति, रिट्राइवल। देखिए कोई भी अगर घटना घटी है आपके सामने या कहीं भी वातावरण में, जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगी और आप उसे याद नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए 7वें का कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, एक तो उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि आपने क्वेश्चन पूछा, फटाक से वन लाइनर आंसर दे दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, तो आपको विश्लेषण वाला जो है क्वेश्चन बताना है, विश्लेषण। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, टू किल ए मंकी वर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, सीधे सीधे क्या है, नाम बता देना है। टू किल ए मंकी वर्ड उपन्यास का विषय क्या है, विषय बता देना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। टू किल ए मंकी बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे क्या करता है लेखक, इसमें आपको बहुत सोचना विचारना होगा, ठीक है। और अपने माइंड पर जोर देना होगा कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसमें आपको एनालिसिस की ज़रूरत है, और जिसमें एनालिसिस की ज़रूरत है वही वाला क्वेश्चन हमको टिक करना है, सही करना है। तो 8वें का कौन सा हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा 3। अब आगे चलते हैं असर्शन और रीजन वाले, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, जूम कर रहे हैं जिससे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, 9 है। कथन है, शिक्षकों को निरंतर अपने विषय के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। किनको, शिक्षकों को। कारण क्या है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। देखिए, आप अगर एक शिक्षक हैं, अगर आप स्वयं से ही, ठीक, अपने आप में ही रूढ़िवादी हैं, पुरानी विचारधारा को रखते हैं, मेल और फीमेल को लेकर जो है पक्षपात करते हैं, ठीक है, आप पूर्वाग्रहित हैं, आप किसी जाति धर्म लिंग के प्रति, तब आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आप पक्षपात करेंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यही कहते हैं, शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादी पर आप अपने आप से अपने विचार कीजिए कि आप ऐसे तो नहीं है, रूढ़िवादी तो नहीं है, पूर्वाग्रसित तो नहीं है, इस पर आपको चिंतन करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक जो है चिंतनशील हो। जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो कैसा होना चाहिए, उसको विचारशील होना चाहिए। अब देखिए, ऊपर भी चिंतन की बात की गई है, नीचे भी चिंतन की बात कही गई है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। मतलब ये है, कोहलबर्ग जो थे, इनकी एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था कैरोल गिलिगन। अब कैरोल गिलिगन ने अपने ही गुरु जी की आलोचना की है। क्यों आलोचना की है, किस बात को लेकर आलोचना की है, ये आपको बताना है। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो देखिए, जो कैरोल गिलिगन थी, उनका ये कहना था कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, जो गुरु जी हैं, इन्होंने जो बच्चों की नैतिकता का विकास का सिद्धांत है, उसमें जो प्रयोग किए थे वो सब लड़कों पर किए थे, वो केवल मेल पर ही किए थे, ठीक है। इसमें इन्होंने किसी भी फीमेल को नहीं रखा था। तो कैरोल गिलिगन का कहना था कि जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनकी नैतिकता अलग होती है, वो जो अधिक इमोशनल होती, भावनात्मक होती हैं, और इसी बात को लेकर इन्होंने अपने गुरुजी की जो है आलोचना की है। तो ये पहला वाला पॉइंट है। एक क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना, कैरोल गिलिगन। क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन और रीजन वाले 6 क्वेश्चन पूछे गए अकेले, इसमें 30 में से 6 क्वेश्चन, समझ सकते हैं आप कितने ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही से आ भी नहीं पा रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11,
वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। सही बात है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। जो हमारा जो विकास है वो कैसा होता है, व्यवस्थित होता है और अनुक्रमिक होता है। ऊपर बात किसकी की जा रही, ऊपर बात की जा रही वास्तविक जीवन की समस्याओं को और मूर्त अनुभवों से सीखने की, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन नीचे विकास की बात की जा रही, डेवलपमेंट की, ऊपर अधिगम की बात की जा रही, सीखने की बात की जा रही है। तब ऊपर और नीचे का जो मिलन है वो समान नहीं है, सही दोनों हैं। तो इसलिए जो सही दोनों होंगे लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, तो इसमें दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब डिसलेक्सिया, सभी जानते हैं डिसलेक्सिया एक विकार है। इन्होंने क्या पूछा, पहले या तो डिसलेक्सिया को डिसलेक्सिया ही याद रखना। डिसलेक्सिया एक डॉट डॉट स्थिति है जो शिक्षार्थी की डॉट डॉट की क्षमता को प्रभावित करती है। कौन सी क्षमता को प्रभावित करती है? भावनात्मक चित्र बनाने, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने, शारीरिक साथियों के सामाजिकरण, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। तो देखिए जो हमारी डिसलेक्सिया कैसा एक विकार है जिसमें हम लिखते कुछ है और जो है पढ़ते कुछ हैं, उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। ठीक है, कुछ का कुछ दिखाई देता है। तो डिसलेक्सिया इज ए कैसी कंडीशन है? डिसलेक्सिया इज ए न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, तंत्र की एक कंडीशन है, स्थिति है। विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू, जो शिक्षार्थी की किस चीज़ को प्रभावित करती है? ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में इसको प्रभावित करती है। इसलिए 12 का दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो डिसलेक्सिया एक अधिगम विकार है। क्वेश्चन नंबर 13। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने के लिए सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? कैसे कर सकते हैं? छात्रों को नियमों परिभाषाएं याद कराने, आपको कुछ भी छात्रों को याद नहीं करवाना, ना ही परिभाषाएं रटवानी है, ठीक है, और ना ही नियम रटवाने हैं, तो ये तो गलत हो गया। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने के लिए कहना, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले नहीं, ये भी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, मतलब कि स्टिमुलस रिस्पांस कंडीशनिंग। चौथा देखते हैं, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और उन्हें निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। ये सही है। इसकी बात लेव वाइगोट्स्की जी ने की है, ठीक है। किसने? लेव वाइगोट्स्की जी ने की है कि बच्चे जो हैं ग्रुप बना के सीखें और उनको करंट से जोड़ने के लिए यही चीज़ सबसे ज़्यादा कारगर हो सकती है। तो इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो हमारा 13वें में कौन सा हो जाए? चौथा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? वो कौन सी अवस्था होती है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता। कौन सी नैतिकता होती है बताइए? कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क? तो देखिए, अगर जिसने भी पढ़ा होता है, इन्होंने 3 तो स्तर दिए हैं और 6 अवस्थाएं दी हैं कोहलबर्ग ने। तो देखिए जो चौथा और तीसरा है, ये तो अवस्थाएं है ही नहीं, ना ही ये स्तर दिए गए हैं, ठीक है। तो स्तर कितने दिए हैं? पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक नैतिकता। अब जब बच्चे नैतिकता, कानून की नैतिकता जानने लगे हैं, ठीक है, तो वो मतलब यही है, रूढ़िवादी में आ गए हैं, पारंपरिक में आ गए हैं, जिसमें कि हमारी पूरी ज़िंदगी रहती है, ठीक है। समाज के लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, पास पड़ोस वाले क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता। तो इसका हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? 3 तो होंगे।
विविध दृष्टिकोणों का समावेश सही है। उचित समावेशन का पालन सही है। विवेचित निर्देश मतलब जिस प्रकार के बच्चों के निर्देशों की आवश्यकता है उस प्रकार के निर्देश देना, ये भी सही है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। आपको अपनी क्लास में कभी भी कंपटीशन जो है, ठीक है, कंपटीशन को कभी भी आपको बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। इसलिए 15 क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, 15 का चौथा गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमको नहीं वाला बताना था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि हम कोई ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा देते हैं, ठीक है, चीज़ें आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ रही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कार्य को पोर्टफोलियो कैसी प्रणाली है। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ठीक है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र डी वाला है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते। देखिए इसमें सी वाला है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। उत्पाद पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर हमको ध्यान देना है, फाइनल प्रोडक्ट पर नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन है वो प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है, ना कि फाइनल प्रोडक्ट पर। तो सी वाला तो गलत हो जाएगा। अब जब सी वाला गलत है तो देख लो सी कहाँ कहाँ है, यहाँ है ये भी गलत, यहाँ है ये भी गलत, ठीक है। अब और देख लेते हैं, दे ओवर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, हाँ सही है। तो इसमें ए बी डी तीनों सही है, तो 16 का चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास मतलब मास्टरी गोल ओरिएंटेशन अभिविन्यास का वर्णन करता। मास्टरी का मतलब सीखने पर ध्यान देना, ठीक है, अपनी स्किल्स को सुधारना, किसी चीज़ में महारत हासिल कर लेना, बिल्कुल मास्टरी आ जाना। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो 17 का कौन सा हो जाएगा बताइए। निम्न में से कौन सा महारत लक्ष्य अभिविन्यास। तो अगर आप अपने में सीखने में महारत हासिल करना चाहते हैं, मास्टरी हासिल करना चाहते हैं सीखने में, तो आपको क्या करना चाहिए, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान दो, ठीक है। बाहर में जाए नंबरबाजी, पहले अपने आप को सीख तो लो, समझ तो लो। अगर आप समझ लेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इसमें मास्टरी के लिए जिस दूसरा वाला सही है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग ओन्स स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टास्क। क्वेश्चन नंबर 18। अब जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी आने लगा है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में, देखिए आप देख रहे होंगे प्रगतिशील शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। दूसरा क्या है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन का मतलब स्कैफोल्डिंग, बच्चों को सीखने में दी गई अस्थायी तौर पर मदद, ठीक है। शिक्षक पाठचर्या मानक का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो कैसा होना चाहिए शिक्षक, कैसे शिक्षक को सिखाना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार। तो प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए मदद करनी है टीचर को आवश्यकता पड़ने पर, वैसे वो अपने आप सीखें, और जो भी इनको सीखने के लिए आवश्यक चीज़ें पड़े उनको प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। तो इसलिए 18वें का दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19।
देखिए, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब जो हमारी मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, टीवी चैनल्स वगैरह, इन पर मतलब किस किस चीज़ जो भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं इनमें कौन कितना किस चीज़ को प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा तो नहीं है सभी के जो एडवर्टाइजमेंट है, जो भी विज्ञापन है, सभी वो लड़कियां ही कर रही हैं या लड़के ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम किस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ठीक है, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्रता को हतोत्साहित करना। देखिए, आपने देखा जो शैम्पू है बालों में लगाते, शैम्पू का प्रचार हमेशा लड़की करती है, ठीक है, लड़कों को भी करना चाहिए। ये जेंडर बायस को दर्शाता है कि यहाँ केवल एक ही जो जेंडर है, सॉरी सेक्स, उससे जोड़कर दिखा रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो ये क्या जेंडर बायस है। तो इससे होगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो 19 का हमारा हो जाएगा पहला सही। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डॉट 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 के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। जब हम लोग क्वेश्चन करते थे छोटे पर, ठीक है, तब क्या लेते थे, माना इसकी वैल्यू एक्स है, जैसे उम्र वाले क्वेश्चन होते थे या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन होते थे, माना इसकी एज एक्स है, माना इसका उत्तर एक्स है, एक्स ऐसे मान कर करते थे, फिर सवाल निकालते थे तो एक्स की जो वैल्यू होती थी वही उसका मान हो जाता था। ध्यान कीजिए, ठीक है। तो जीन पियाजे कहती हैं यह चीज़ किस चरण में आ जाती, किस अवस्था में आ जाती है और इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। तो देखिए, चिन्हों के लिए चिन्हों का जो प्रयोग है वो हम करते हैं, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, SPCF करके हम याद रख सकते हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। देखिए, इंग्लिश में मैं इसलिए आपको ये बताता हूँ, इंग्लिश में इनको आप बहुत आसानी से एक्रोनिम बनाकर शॉर्ट नेम करके जो है याद कर सकते हैं। वैसे हिंदी में कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको याद करना है। तो ये जो गुण है बच्चों में किस अवस्था में आ जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, चौथी अवस्था में आ जाता है, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, चौथी, ठीक है, फॉर्मल वाली में। तो ये कौन सा हो जाएगा, या तो 3 होगा या 4 होगा। अच्छा, ये एक्स वाला वैल्यू जो लेकर चलते थे वो किसी प्रकार के गणित में यूज करते थे, वो अलजेब्रा और कैलकुलस में हम यूज करते थे, बीजगणित और गणना में। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। भाई संरक्षण क्रमबद्धता में एक्स की वैल्यू थोड़ी ना लिखा रहेंगे, और ये मूर्त संक्रियात्मक है, इसमें होता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दर्शाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, सिर को बार बार पकड़ लेता है, आँख को बार बार मूंदना, बंद करता है, खोलता है, रगड़ता है, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ठीक है, बार बार आँखों को खुजला रहा है पढ़ते पढ़ते। ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, उसको क्या समस्या हो सकती है बताइए। दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्या, स्वालीनता विकार, संचार संबंधी विकार। सीधी सी बात है, आँखों को बार बार खुजला रहा है, आँखों में कोई दिक्कत होगी तभी तो ऐसा कर रहा है, ठीक है, सिर पकड़ रहा है, तो इसका तो सीधा सिंपल आंसर है दृष्टि संबंधी समस्याएं। फिर 22 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। देखिए, फिर समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। किसमें, समावेशी कक्षा में। क्या ये सही है, आगे पढ़ते हैं। कारण, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है।
पहले में कथन में ये बात कही गई है अभिकथन में कि समावेशी कक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सीखने के लक्ष्य सभी बच्चों के, ठीक है, उनकी स्ट्रेटजीज सभी का मूल्यांकन जो है अनुकूलन किया जाना चाहिए। सही है। कारण है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करना। किसके माध्यम से? पेडागोजिकल अप्रोच के माध्यम से। तो दोनों सही है, लेकिन नीचे व्यक्तिगत मतभेदों की बात हो रही है, ठीक है, ऊपर शैक्षणिक रणनीतियों की बात की जा रही, अधिगम की बात की जा रही है, इसलिए सही दोनों है, लेकिन ऊपर की चीज़ नीचे नहीं है, इसलिए ये इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, व्याख्या इसकी नहीं करेगा। सही दोनों है, इसलिए हमारा 22 का दूसरा हो जाएगा। करते रहिए, सभी को समझ में आ जाएंगे, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतः क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं, उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूर अभिमुख विकास के क्षेत्र के, इसकी इंग्लिश देख लो, इसको इंग्लिश में कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जेड-पी-डी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सीखने का दायरा। बच्चे कब सीखेंगे? जब वो बच्चे अधिक जानकार के साथ, जैसे मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एज आपसे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मैं आपके लिए MKO हो गया, आप मेरे लिए MKO हो सकते हैं किसी अन्य फील्ड में, मान लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या है? सीखने के लिए। अच्छा, अगर आपका जो जोन है जहाँ तक आप सीख सकते हैं, अगर आप उसके अंदर सीखेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे। अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ की बातें सिखाऊं तो नहीं सीख पाएंगे। ये आपका ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ तक आप सीख सकते हैं, तो इसके अंदर ही आप सीख सकते हैं। किसके माध्यम से? MKO के माध्यम से, मोर नॉलेजेबल अदर्स के माध्यम से। तो इसलिए 23 का पहला हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य और अंदर, ZPD के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? मतलब जो टीचर है, एक शिक्षिका है, वो पढ़ा रही थी, उसने देखा जो एक उसका स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? किसको? शिक्षिका को अपने बच्चे के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए? छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य दे, रिपीट कर देना। छात्र को सख्ती से अपना अवधान, मतलब ध्यान अवधि बढ़ाने के लिए कहना कि हाँ ध्यान से बैठो, ध्यान से सीखो, ऐसा कहना चाहिए। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। एक तो उसकी समझ में नहीं आ रहा, परेशान वैसे है बेचारा, और तुम उसकी डांट फटकार लगवा रहे हो, तो ये तो चौथा तो करना ही नहीं बिल्कुल। पहले क्यों नहीं करना? इसमें बच्चा रटेगा, आप उसी को बार बार वही चीज़ें करवा रहे हो, इससे रटने को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा क्या है? अच्छा, जब बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं है, वो कितने भी ध्यान से बैठे वो नहीं समझ सकता है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो पहला, दूसरा, चौथा ये सब गलत हैं। सही कौन सा? दूसरा। गिविंग ए टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। बच्चे के लिए खुद से एक टाइमर प्रोवाइड कीजिए जिससे वो अपना समय प्रबंधन कर सके, टाइम मैनेजमेंट कर सके। तो 24 का 3। क्वेश्चन नंबर 25, अभिकथन। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है बच्चों का, और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, ठीक है, अपनी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल सही बात
होता है। इमोशंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। जब तक आपकी भावनाएं सही नहीं है, अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, क्रोधित हैं, तब आप अच्छे प्रकार से नहीं सीख सकते। तो भावनाएं सीखने में मदद करती हैं, सही है, 100% सही है। ऊपर की भी बात की जा रही थी कि कुछ बच्चे होते हैं स्कूल को जो है सुबह उठते हैं और अपने आप तैयार होने लगते हैं कि मम्मी मम्मी मुझे तैयार कर दो, स्कूल जाना है। उनका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है स्कूल। और कुछ बच्चे बहुत नालायक टाइप के होते हैं, उनको पीट पीट कर ले जाना पड़ता है, ठीक है। उनको मोटिवेट करना है कि अच्छा तुम चले जाओ, तुमको चॉकलेट खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिस्किट दिलवा देंगे। तो उनका जो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। तो बच्चों का जो है अपने स्कूल से इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें अभिकथन सही है और कारण दोनों सही है। अब देखिए, ऊपर भी भावनात्मक लगाव की बात की जा रही, नीचे भी भावनाएं की बात सीखने में की जा रही। तो जब ऊपर की बात नीचे भी की जा रही है, तब ये सही व्याख्या करेगा। तो पहला इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? रचनावादी अधिगम सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। अब रचनावादी का मतलब इतना ही आपको समझना है कि बच्चे जो हैं वो स्वयं से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा संरचनावादी। अब पढ़ते हैं। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? किसके अनुसार? रचनावादी। अच्छा, जब ज्ञान का निर्माण कब करेंगे? जब हम सक्रिय होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो आंसर है वो तीसरा सही होगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता, मतलब कि होता है इसका एक्टिव इंगेजमेंट के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो 26 का 3 सही हो जाएगा। फिर 27, चेक बहुत क्वेश्चन पूछे थे, 6 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब अकेले एक सेट में। असर्शन, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, ठीक है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये बात सही है, आप बुद्धि को किसी भी प्रकार से सही से एक्यूरेटली आप नहीं माप सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने भी यही बात कही है, तो ये सही है। और जो अभिकथन है उसमें क्या है? सही बात है। अगर देखिए बच्चा भी छोटा है, कम सीख रहा है, तो आपको ज़्यादा सिखाना पड़ेगा, ज़्यादा उसको समझाना पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सिखाना होगा। और जैसे वो सीखता चला जाएगा, आपको फिर धीरे धीरे उसको कम से कम मदद करनी होगी, कम से कम स्कैफोल्डिंग देनी होगी। तो दोनों बातें सही हो गई। अब अभिकथन में अधिगम की बात की जा रही है, अधिगम की, सीखने की, और कारण में बुद्धि लब्धि की बात की जा रही। तो एक दूसरे का मेल नहीं है, सही दोनों है, तो इसलिए दूसरा हो जाएगा इसमें। 28, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? समाजीकरण कैसा होता है? सोशलाइजेशन। देखिए, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो सामाजिकरण है क्या? देखिए, समाज के नियमों कानूनों को जानना, समझना, सीखना, यही सामाजिकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा सामाजिकरण होता चला जाता है। देखिए, आप एलईडी बल्ब सभी के घर में है, इसमें एलईडी बल्ब, ठीक है। लर्निंग, इवेल्युएशन, डेवलपमेंट और यस, ठीक है। यस पर सोशलाइजेशन, ये 4 हैं। हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। चाहे वो सीखना हो, चाहे वो आपका सामाजिकरण हो, चाहे वो आपका विकास हो, चाहे वो मूल्यांकन हो, सभी कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। तो जटिल भी तो सही हो गया, ठीक। और ये कभी भी रेखीय नहीं होते हैं, रेखीय नहीं होते, ये स्पाइरल होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, चक्रीय होते हैं।
तो रेखीय तो होंगे नहीं, ए तो होगा नहीं। और जब ए नहीं होगा तो मान लीजिए पहला तो हो ही नहीं सकता और चौथा भी नहीं हो सकता। ठीक, अब विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। देखिए ये चारों बहुआयामी प्रक्रियाएं भी हैं। कौन कौन? एस, एल, ई, टी, ये चारों जो होते हैं मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी प्रक्रियाएं हैं, जटिल हैं। ठीक है, और अलग अलग संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से अलग अलग होते हैं। तो ये ऐसे आप ध्यान रखना। तो इसमें सी, बी, डी तीनों सही हैं। जब तीनों सही हैं तो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फिर असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आएगा। 29 नंबर पर है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। हाँ सही बात है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो सही है, सभी को पता है। कारण पहला देखिए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण। अच्छा, जैसे जो 18 वर्ष है कि 18 वर्ष की उम्र में बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, किशोरावस्था की एज होती है 18 वर्ष तक। क्या ऐसा ज़रूरी है? ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक होते हैं अलग अलग प्रकार से जो है अवस्थाओं को बांटते हैं। जैसे रास ने जो है इन्फेंसी स्टेज को 5 वर्ष तक माना, किसी ने 2 वर्ष तक माना। तो ये मानने के ऊपर है, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है। डिसाइड आप नहीं कर सकते केवल कि इस उम्र में बच्चा इसी अवस्था में होगा, तो ये हमारे तरफ से बनाया जाता है। तो इसलिए इसमें ये गलत है। ठीक है, प्रवेश करता है, कोई निश्चित नहीं होता। किसी में किशोरावस्था के लक्षण 11 वर्ष में ही दिखाई देने लगते हैं, किसी में 14 वर्ष में आते हैं, किसी में 12 वर्ष में आते हैं। तो सभी में अलग अलग होते हैं। इसलिए हमारा जो है अभिकथन गलत है, लेकिन जो कारण है वो सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों गलत। नहीं, आर सही है, पहला वाला गलत है। दोनों, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला कैसा है? सही है। रुक जाइए 1 मिनट। इसमें प्रवेश करता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है कोई उद्देश्य में। हाँ सही है, पहला वाला अभिकथन सही है, सही बात है। ऐसा कोई निश्चित होता ही नहीं कि कोई 11 अवस्था में, कोई 11 वर्ष की अवस्था में, कोई 12 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करता है। ये बात सही है। ठीक है, कोई निश्चित एज नहीं होती। नहीं वाला हमने भूल गए थे पढ़ना। तो ये दोनों कैसे हैं? दोनों सही है, व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं व्याख्या भी करेंगे, क्योंकि जब विकास निरंतर होता रहता है तब उसके लिए आप एज कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए इसका पहला वाला सही है। इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, आत्म संप्रत्यय का मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट के विकास को दृढ़ता से प्रभावित किस प्रकार कर सकता है? सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। नहीं, आप पक्षपात नहीं करेंगे। आप किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? छात्रों में नहीं, दंड तो आपको देना ही नहीं है कुछ भी। तो आपका हो जाएगा तीसरा, छात्रों में स्वायत्तता। ठीक है, रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव्स इन स्टूडेंट्स, और पहलू को पुरस्कृत करना। इस प्रकार से आप बच्चों को जो है कर सकते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 30 में से आपको कितने प्रश्नों के जो आंसर थे आते थे, और पूरी क्लास को आराम से देखा करें। ठीक है, और लर्निंग ये कंटिन्यूस प्रोसेस, सीखने में भी है। ऐसा नहीं है एक दिन में ही आप सब कुछ सीख जाएं। ठीक है, तो धीरे धीरे से इसी प्रकार से हम लोग सीखते रहेंगे। और जल्दी ही मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। टू द पॉइंट, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, इतना कंटेंट पढ़ा देंगे आपको कि आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, चैनल को शेयर कर दिया करें क्लास को हमारी। ठीक है,
थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।